So, talking about the old NCERT, uh, the 25th चैप्टर डेवलपमेंट ऑफ फिलोसफी वो वाला पार्ट हमारा हो गया था। और आज का जो लेक्चर है वो जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर में एटलीस्ट चीजों को अप्रिशिएट करते हुए चले, उनको आज का लेक्चर कंपैरेटिवली समझ आएगा, थोड़ा ग्रिप आएगा और मतलब अलाइन हो जाएगा। जैसे चैप्टर जो है 26 है, इंडिया कल्चरल कॉन्टैक्ट विद द एशियन कंट्रीज लिखा है। तो आई एम जस्ट राइटिंग, जैसे इंडिया मैप बेस्ड करते हैं इसको प्लीज। जापान, कोरिया भी लिख देता हूं। देयर इज चाइना, अफगान। वैसे तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है बट रोम भी लिखा हुआ है, मैं रोम भी कंसिडर करके चलता हूं एक बार के लिए। श्रीलंका, देयर इज बर्मा या फिर म्यांमार, एंड दिस इन जनरल आई एम जस्ट राइटिंग साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में जैसे वियतनाम भी आएगा, लाओस भी आएगा, कंबोडिया भी आएगा, जावा मतलब इंडोनेशिया भी आएगा। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये सारा है। ठीक है। अभी ये सब जो क्वेश्चंस आते हैं ये कोई प्रीलिम सेंट्रिक क्वेश्चन नहीं आते, ये एनालिटिकल क्वेश्चंस है। सिंपल लेवल पर अगर बात करें, हमको समझ आना चाहिए जैसे इंडिया का कल्चरल कांटेक्ट विद, अगर इनको लेकर बात करते हैं तो किस कॉन्टेक्स्ट में है? बुद्धिज्म, राइट। तो यहां पर अगर लेते हैं तो मैं यहां लिखता हूं बुद्धिज्म। ठीक है, ये वाला पार्ट। उसके अलावा मतलब हम क्योंकि अभी एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे हैं तो उसके अलावा कोई भी तरीके का कल्चरल, कोई भी तरीके का कांटेक्ट हमारा जापान और कोरिया के साथ नहीं होगा। विद रिस्पेक्ट टू चाइना, जैसे इट इज विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड इज वन, बुद्धिज्म इज अनदर। थैंक यू। स्कॉलर्स इज थर्ड, क्योंकि बुद्धिज्म अलग है, स्कॉलर्स उसी का पार्ट है, बट अगेन हुएनजांग, फाहिन, आइजिंग, ये सब को लेकर देखिए इसका तीसरा कांटेक्ट है चाइना के साथ हमारा। ओके, ट्रेड में सिल्क रूट। जैसे विद रिस्पेक्ट टू अफगान, हाँ, इन्वेजन नहीं, रिलेशन किस चीज में है यार? ट्रेड चल दिया, और कुछ और अच्छा भी लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे प्रिलिम, थैंक यू, इट्स आर्किटेक्चर, आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं लूंगा, एक और ऐसा शब्द लूंगा, लेकिन पॉटरी भी नहीं लूंगा। स्कल्पचर अब बोल दिया है तो ले लेता हूं, पर उससे भी अच्छा कुछ लिखना है, इंस्क्रिप्शन से ज्यादा अच्छा, इट इज स्क्रिप्ट। खरोच दी है वो अपने लोग। इसीलिए ये वाला जो लेक्चर है या ये वाला जो अभी पढ़ रहे हैं, ये ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं ना, कि जो जो चीजें पढ़ी थी बस वी जस्ट कनेक्टिंग द डॉट्स एवरीवेयर। आई हैवंट सीन क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम फ्रॉम दिस कॉन्टेक्स्ट, बट अगेन ये करके रखते तो थोड़ा बुद्धि बढ़ता है कि क्या क्या पढ़ा था। व्हेन विद रिस्पेक्ट टू रोम, और प्लस एक चैप्टर दिया हुआ है तो देख लेते हैं वाई रोम। रोम इज, अगर ट्रेड लिखते हैं, अगर, तो तीन आइटम बताओ, भले लेना या देना कोई भी में। कॉइन्स करेंसी का ट्रेड नहीं है, ट्रेड। somebody saying silk is right, somebody saying spices is right, and there's wine is the third, wine is the, इसका मेंशन ज्यादा है। फिर अगर आप आइवरी बोलते हैं, ये वो और भी कुछ चीजें बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लिखूंगा, बट टॉप थ्री लिखते हैं ना, मतलब ओरिएंट करके चलते हैं। तो रोम के साथ एक ट्रेड है, तो रोम के साथ दूसरा क्या है? आर्ट एंड कल्चर। फिर आर्ट एंड कल्चर यार, आर्किटेक्चर है ना यार। कल्चर क्या है अपने पास रोम का? आर्किटेक्चर है रोम का। तीसरा क्या है? जैसे
यहां रोम लिखा है तो तू स्कॉलर्स बोल रही है, तो मैं इसको ऐसे करके खाली खाली ग्रीस लिख देता हूं, और थैंक यू। और अगर ऐसा होता है तो इन जनरल यूरोप लिख देता हूं, ताकि कोई अगर क्रिश्चियनिटी बोल रहा है तो भी मैं लिख पाऊं, मतलब यू नो व्हाट आई एम सेइंग, राइट? सो इट इज क्रिश्चियनिटी, it is scholars, it is books, it is their administration, it is their warfare tech। वॉरफेयर टेक में कौन? अलेक्जेंडर, जब वो आया था तो उसका वॉरफेयर टेक्नोलॉजी है वो। जैसे इट इज अबाउट देयर नॉलेज अबाउट रूट्स, ऐसे जाते हैं वैसे जाते हैं, ये वो सारी चीजें। तो हमने इन लोगों से ट्रेड, आर्किटेक्चर, क्रिश्चियनिटी, स्कॉलर्स, बुक्स, एडमिन, वॉरफेयर, रूट्स, इन सब चीजों को लेकर हमने जब जब एंशिएंट इंडिया पढ़ा, कभी ना कभी किसी न किसी फॉर्म में तो इन बातों का जिक्र हुआ है ना। हाँ, इट इज जस्ट अबाउट कनेक्टिंग दोस डॉट्स। फिर तो ये यूरोप वाला पार्ट होता है, अफगान, इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, लंका। लंका विच बुद्धिज्म? थेरवाड़ा बुद्धिज्म के अलावा। हाँ, तमिल। इट्स अबाउट पल्लवा, चोला, चेरा का जो था वो। एक है ट्रेड, एक है किंगडम, ये वहां तक फैले हुए थे, उनका वो भी कब्जा था, वो है। लैंग्वेज, रूट, तमिज खाम, दक्षिणापथ, ये सब सब जो इसी रास्ते से सी का रास्ता और ये सब सब होते हुए निकल रहा है ना। हेलो। तो ये लंका इज फॉर स्पाइसेस। श्रीलंका में हाथी बहुत होते हैं, फॉर हाथी ऑल्सो आइवरी। ये बेसिक 5-7 पर्सपेक्टिव्स है जिसमें एंशिएंट इंडिया में जुड़े हुए हैं। फिर टॉकिंग अबाउट बर्मा या म्यांमार, व्हाट? फर्स्ट बुद्धिज्म, बुद्धिज्म, ट्रेड, किंगडम, आर्किटेक्चर। ऐसे जैसे अरे एक जगह रह गई इसमें, सॉरी। इन लोगों का अगर बात करें तो ऑलमोस्ट ये सारी चीजें ही इधर जाएगी, पर इसके साथ हिंदुइज्म भी जाएगा, इसके साथ टेम्पल्स का कॉन्सेप्ट भी जाएगा, क्योंकि इन जगहों पर बुद्धिज्म है, बिल्कुल ट्रेड का काम हुआ है। पल्लवा, चोलास, उन लोगों ने इन जगहों पर ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। आर्किटेक्चर डेफिनेटली देखने मिलता है। खाली मैं ऐसे ही बात कर रहा हूं, जैसे हाउ हिंदुइज्म, एनीबॉडी? हाँ, कौन से टेम्पल्स हिंदुइज्म के इधर सबसे फेमस? विष्णु का कौन सा? वो तो हाँ, विच टेम्पल? किसी ने अंकोर वट का नाम सुना है? जैसे देर आर मेनी टेम्पल्स दैट हैव बीन बिल्ट, जैसे हिंदुइज्म हैज इट्स इम्पैक्ट ओवर देयर। कोई ऐसे जीके का क्वेश्चन, जैसे सुवर्ण भूमि कहाँ के एयरपोर्ट का नाम है? हाँ, बैंकॉक, थाईलैंड का कैपिटल है, थाईलैंड का कैपिटल है। तो जैसे हिंदी भाषा का भी इस्तेमाल होना, या ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। जैसे एक बार नोट्स खोलिए ना, उसमें कुछ कुछ चीजें मेंशन्ड है, कुछ कुछ चीजें अपने को देखना भी है। जैसे स्वर्ण भूमि से लेकर पेगु तक, जैसे 1000 एडी में जावा के साथ भी इंडोनेशिया तक का ट्रेड होता था। इंडोनेशिया का नाम ही सुवर्ण द्वीप हुआ करता था, द आइलैंड ऑफ गोल्ड। ऐसा
एनसीईआरटी मेंशन करता है कि फा हेन खुद 500 एडी में जावा तक ट्रैवल करके गया था। ब्राह्मणिकल रिलीजन के कुछ ना कुछ एस्पेक्ट्स देखने मिलते हैं। पल्लवा की कुछ कॉलोनी सुमात्रा जावा आइलैंड्स पर हुआ करती थी। किंगडम का जो नाम है श्री विजया किंगडम है। जैसे काम्बोज जो कंबोडिया का किंगडम है 600 एडी में फाइंड किया गया था। वहां के बिलीवर्स को शिवा के फॉलोअर्स माना जाता है। उसके अलावा वियतनाम वगैरह में भी कॉलोनीज है। बुद्धिस्ट टेम्पल्स इंडोनेशिया में बरोबदूर करके एक जगह है, उस जगह पर मिला है। टेम्पल ऑफ अंकोर वट जिसकी मैं भी बात कर रहा था वो कंबोडिया में देखने को मिला है। जैसे थाईलैंड में कंबोज में बुद्ध के हेड्स हैं, स्टैचू है, ब्रॉन्ज के बने हुए हैं। मतलब आप धीरे धीरे इस चीज को, ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में प्रिलिमिनरी में उतने नहीं काम आते हैं, बट जब हम लोग ऐसे राइटिंग करते हैं या कोई भी आंसर राइटिंग करते हैं या फिर अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे कि इंडिया का और कल्चरल कॉन्टैक्ट वर्ल्ड में कहाँ है, हमने अपना हेरिटेज कैसे बिल्ड किया, वर्ल्ड में हम ट्रैक टू डिप्लोमेसी से कहाँ कहाँ पर कोई भी अच्छी चीजें करके दे पा रहे हैं और हमारे देश कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, उन सब से बहुत फर्क पड़ता है। जैसे let me ask a current affair question of today itself. Where is Modi ji going today? And it is for the first time in 40 years that a prime minister of India is going to that country. They say he's going to Brunei. He's going to Brunei. तो जब ये यहां से जाएंगे ना ब्रुनेई, तो साउथ ईस्ट एशिया में आएगा। तो जब वो उस जगह पर आएगा तो वो जब वहां जाकर बात करेंगे तो वो यही बात करेंगे कि हम तो पुराने दोस्त हैं, हम पुराने भाई हैं, हमारे तो यहाँ ये छाप है। वो उनको एक शॉल देंगे, वो रिटर्न में उनको एक बुद्ध की मूर्ति देंगे। तो कल्चरल कांटेक्ट किसी से बनाने करने का और क्या तरीका हो सकता है? तो उसके लिए एंशिएंट इंडिया का ही तो कोर्स लगा होगा ना उनको समझने में। हाँ हाँ, जो है उसको स्ट्रांग बनाना। तो इसीलिए जब अपने जापान जाते हैं पैसा लाने के लिए, हमको चाहिए होता है, हमारा बहुत खास दोस्त है। जापान इज द ओनली कंट्री ऑन द प्लेनेट जो हम लोगों को नेग्लिजिबल इंटरेस्ट रेट पर पैसा देता है। तो जब भी हम जाते आते हैं तो हम सब बुद्धिज्म की प्रीचिंग करके आते हैं, उनको एक बुद्धा का स्टैच्यू देते हैं, वो बदले में हमको 10 लाख का स्टैच्यू दिया होगा, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और वो हमको कम से कम 10-20 हजार करोड़ रुपए उसके बदले देते हैं। लोन देते हैं पर देते तो है। तो कल्चरल कॉन्टेक्ट्स का आइडिया रहता है एंशिएंट टाइम, कोई मिडिवल टाइम, तभी धीरे धीरे वो पूरा पर्सपेक्टिव बन के तैयार होता है। जैसे व्हेनेवर, अभी हाल ही में, इज देयर एनी कंट्री वेयर द प्राइम मिनिस्टर हैड विजिटेड, सो दैट यूक्रेन नहीं, मतलब मैं इन एरियाज में देख रहा था कि जहां पर मैं कोई बात छेड़ सकूं। अब इतना रिकॉल नहीं हो रहा, बट विच एवर प्लेस, आई होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हाँ, सो ये बेसिकली एक फंडामेंटल है। आप इसको ड्रॉ करके लिख लेंगे तो जो नोट मेकिंग वाला पार्ट है वो थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा, थोड़ा फास्ट हो सकता है ये काम। या फिर somebody can just click a photo and put it in the group so that I can move forward. Okay, जैसे एक बार के लिए अगर चैप्टर देखते हैं, एक बार के लिए अगर चैप्टर्स देखते हैं, आई एम ऑन चैप्टर नंबर 27 नाउ। टेक्निकली प्लीज बात को समझते, प्लीज बात को समझते। होल्ड। See, the chapter technically talks about transformation of the ancient phase. सुनना, ये क्या कह रहा है ये चैप्टर?
ट्रांसफॉर्म करने को बात कर रहा है। मेरा पढ़ाया हुआ है, हमको खाली अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि सोशल क्राइसिस को ट्रांसफॉर्म करना, एग्रेरियन चेंजेस को कैसे अडॉप्ट करना, लैंडलॉर्ड्स का कैसे बनना, न्यू एग्रेरियन इकोनॉमी का कैसे बनना, डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड टाउन्स का कब होना, चेंज ऑन वर्ना सिस्टम, कल्चरल डेवलपमेंट, भक्ति एंड। अब सुनो क्या करने वाले हैं सर, हम ना पहले एकदम टॉप अप्रोच से पढ़ते हैं प्लीज। हम सबसे पहले इधर एक टाइमलाइन लिखते हैं, लमसम, सही है। तो मैं यहां लिखना चालू करता हूं हड़प्पा, यहीं से चालू करते हैं। फिर उसके बाद हड़प्पा के बाद डायरेक्ट आर्यंस, है ना। तो आर्यंस है तो इसको ऋग वैदिक लिख दूं क्या एक बार, क्योंकि इसके बाद पोस्ट वैदिक भी है ना। और अगर टाइमलाइन के हिसाब से जाते तो ये 1500 बीसी लिखता हूं, तो ये 1000 बीसी लिखता हूं। इसके बाद 600 बीसी, है ना। तो कोई इसको बुद्ध लिखता है, कोई जैन लिखता है, कोई उपनिषद का टाइम पीरियड भी लिख सकता है, कोई महाजनपद भी लिख सकता है ना। फिर 300 बीसी से लेकर 185 बीसी तक मौर्य। फिर अगला डेट क्या लिखो, 0 लिख देता हूं, चल 0 अपने आप में एक लैंडमार्क है। अराउंड 250 एडी, क्योंकि 185 बीसी से 250 एडी तक हम लोग बोलते हैं पोस्ट मौर्य, या फिर अगर इस जगह को अपने पोस्ट मौर्य बोलते हैं तो ठीक है, पोस्ट मौर्य ही सही, या तो अपने बोलते हैं सेंट्रल एशियंस का टाइम पीरियड, है ना, सही है। फिर इसके बाद से लेकर मान लो कि 480 एडी तक लेते हैं तो गुप्ता, है ना। गुप्ता के बाद लमसम खाली ले रहा हूं हर्षवर्धन, ठीक है। अब इसी टाइम पीरियड में हमको साउथ सातवाहना ये सब भी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं अप्रिशिएट करना पड़ेगा, तभी हम पूरा लिख पाएंगे। सातवाहना को सेंट्रल एशियंस के वक्त इधर सातवाहनाज लिख दूं, सही है। जैसे अगर मुझे साउथ इंडियंस को लेकर लिखना है तो उस टाइम पीरियड में कौन से टाइम पीरियड पे ज्यादा फोकस करूं, जैसे इट इज फ्रॉम 200 बीसी टू दिस टाइम पीरियड में अगर साउथ लेते हैं तो तब हम पंड्या, चेरा और चोला ले सकते हैं ना। और अगर हर्षवर्धन लेंगे तो चालुक्य एंड पल्लवाज लेंगे। क्या जानता है तू राष्ट्रकूटा का, जैसे क्योंकि हम एट द एंड ऑफ एंशिएंट इंडिया है, तो अब कम से कम ये फोटो दिमाग में होना चाहिए, एटलीस्ट एक वेग सा टाइमलाइन तो चाहिए, बराबर है। हाँ, व्हाट इज बिटवीन द सातवाहनास एंड द चालुक्य इज गुप्ता। इस गुप्ता। अब अगर कोई पूछता है कि सर ऊपर गुप्ता है तो इधर क्या है, एक्चुअली में अगर बहुत एकदम एक्यूरेट जाना है तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ संगम एज, बिकॉज इफ यू सी योर नोट्स प्रॉपरली और द एनसीईआरटी तो अपने ने उसी में लिख रखा है 200 एडी टू 500 एडी तक। सो दिस इज द संगम टाइम कि पंड्या आए, मतलब ये लड़ाई वड़ाई हुई, पंड्या सेटल हुए, फिर संगम एज आया, उसी संगम एज के बाद फिर वहां से खींचना शुरू होगा, ऐसा। तो क्वेश्चन तो सही था, जेन्युइन था। और कहीं पर किसी चीज की जरूरत पड़ेगी क्या, जैसे इसी को अगर लिख रहे मान ले साउथ का, तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर मेगालिथिक, राइट। सो दिस वर्क्स इन आवर फेवर। अब क्या करा रहे हो सर, अब ऐसा है जैसे कोई भी टॉपिक पूछ लो कि हाँ भाई सोशल क्राइसिस एग्रेरियन चेंजेस लिखा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सोशल क्राइसिस कब कब आया था, तो सोशल क्राइसिस में हम मेन एंशिएंट इंडिया में
किसको सूत्रधार बना के चलते? विमेन। कि जब जब विमेन का पोजीशन डाउन दिखा रहा है, सोशल क्राइसिस का टाइम पीरियड है। फिर ये देख बोर्ड पे, ऐसे लिख रहा हूं मैं, सोशल। प्लीज अप्रिशिएट करना, नहीं तो बाद में रीडिंग बहुत करनी पड़ जाएगी, या रीड करने के बाद भी समझ में कम आएगा। तो एरो का यूज लू। ओके, हड़प्पा के वक्त एरो अप या डाउन? आर्यन, ऋग्वेदिक, उपनिषद में, मौर्य, मौर्य के वक्त ठीक है। सेंट्रल एशियन के वक्त गुप्ता, पॉलीगैमी है। हाँ, अच्छा, वो बीइंग वेरी स्पेसिफिक। अपर वर्ण की स्थिति डाउन है, लोअर वर्ण में गुप्ता टाइम पीरियड में ठीक है। बट इन जनरल जैसे बात करते हैं तो हाँ, सोशल क्राइसिस आ रखा है, क्योंकि सोशल क्राइसिस का सिर्फ विमेन से लेना देना नहीं, वर्णा सिस्टम का होना, शूद्र का फिर उस जगह पर होना, उनका वर्किंग कल्चर, ये सब को लेकर। इधर हाँ थोड़ा चल कि वो वाला केस है, उतना अप्रिशिएट करना आना चाहिए अपने को, दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर। जैसे इफ वी टॉक अबाउट द एग्रेरियन पार्ट, एग्रेरियन में दो पार्ट आता है। पहला, अपने आप में फार्मिंग होना, कि एग्रेरियन टाइम पीरियड कैसा था, और दूसरा ये पार्ट आता है कि फार्मर्स का सिचुएशन तब कैसा था। जैसे हड़प्पा के वक्त एग्रेरियन अच्छा है, हमने ग्रेनरीज की बात की है, एग्रीकल्चर का होना है, तभी सिविलाइजेशन बन के शुरू होगा। फार्मर का स्थिति, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, अदरवाइज टाउन प्लानिंग वो सब नहीं हो सकता है। जैसे ऋग्वेदिक के वक्त डाउन क्यों? पेस्टोरल है, आर्यंस आ रहे हैं, दे आर नोमैडिक हर्डर्स, they are pastoralists, they are not agriculturalists. Agriculture will boom when? पोस्ट वैदिक, क्योंकि लोहा मिलेगा, उधर का काटना शुरू होगा, सारे उस साइड शिफ्ट होंगे, तो एग्रीकल्चर का बूम आएगा। महाजनपद के वक्त एग्रीकल्चर का बूम आना वैसे भी जरूरी है। मौर्य के वक्त एग्रीकल्चर की कोई चर्चा एक्चुअली में ऊपर इसीलिए रहेगा क्योंकि अर्थशास्त्र ये कहता है कि अगर किसी भी सल्तनत को चलाना है तो एग्रीकल्चर अपने बूम पे, टॉप पे होना चाहिए। तो वो टाइम पीरियड ठीक है। डिक्लाइन ऑफ द मौर्य में वो डाउन जाता है, पोस्ट मौर्य में ट्रेड पे ज्यादा फोकस है, इस वजह से अप है, कोई सल्तनत नहीं। बट बिकॉज इंडिया इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द ट्रेड रूट, एवरी सेकंड पर्सन इज टर्निंग इनटू अ ट्रेडर, या तो कुछ उगा रहे हैं या तो कुछ बना रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड में ठीक ही देखने मिलेगा। गुप्ता टाइम पीरियड ठीक ही रहेगा, क्योंकि बाहर का ट्रेड नहीं हो रहा, अंदर का ट्रेड करना है, अल्टीमेटली सल्तनत को चलाना है, तो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए वो रहेगा। उसके बाद की कोई चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि उसके बाद ठीक ही रहेगा। तो ओवरऑल अगर ये एग्रीकल्चर वाला पार्ट देखते हैं तो एक 1500 बीसी में ही डाउन देखने मिलता है, और एक मौर्य के फॉल के वक्त ही देखने मिलता है। उसके अलावा ओवरऑल ठीक ही रहेगा। अप्रिशिएट हो पा रहा है? हाँ, ये ऐसे पढ़ने में फायदा है। जैसे अगर उसी के बाद अपने देखते राइज ऑफ लैंडलॉर्ड्स, कि कब ऐसा होने लगा कि जमींदार आने लगे, भाड़ा वाड़ा चलने लगा, ये सब का सिस्टम आने लगा। तो सोच के देख, हड़प्पा के वक्त है, एक सेकंड होल्ड, हड़प्पा के वक्त है नहीं, आर्यन के वक्त है नहीं, कहा लैंडलॉर्ड, पोस्ट वैदिक के वक्त है नहीं, महाजनपद के वक्त है हाँ, मेरा एरिया वो एरिया, तेरा राष्ट्र, अश्वमेघ, दुनियादारी, ये सब है। मौर्य के वक्त लैंडलॉर्ड्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, लैंड ओनरशिप उन्हीं लोगों की है, उसी में फिर वो बोल रहा है कि भाई इसको मिला। अर्थशास्त्र जब भी ये सब आए ना, तो दिमाग में ये रखना कि चाणक्य अपने अर्थशास्त्र में क्या बोलता होगा, लैंड ओनरशिप हमेशा फार्मर की होगी, और अशोक तो वैसे भी बाद में क्या करेंगे, दे देंगे, इसीलिए उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। पोस्ट मौर्य में लैंड ओनरशिप, लैंडलॉर्ड का कॉन्सेप्ट, लैंडलॉर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। बाहर से आने वालों को क्या पता लैंडलॉर्ड में क्या बनना है नहीं बनना, दे आर ऑल ट्राइंग टू मिंगल इनटू द। इसके बाद ब्राह्मणिकल ग्रांट्स चालू होगी, वो उधर का बनेगा, मैं उधर का राजा, वो उधर का है, गवर्नर्स को भी दिया जाएगा, इसको भी दिया जाए, तो सब तो लैंड एज अ कमोडिटी सबसे पहले कब बन के तैयार हो रही है,
गुप्ता के टाइम पीरियड पे ये एंड ऑफ द सेंट्रल एशियंस में तैयार हो रहा है ना, तो जब लैंड एज अ कमोडिटी बन के तैयार होगा तभी लैंडलॉर्ड देखने के लिए मिलेंगे ना उस टाइम पीरियड में। आर यू विथ मी? ओके, जैसे न्यू एग्रेरियन इकोनॉमी। हाँ, यस प्लीज। कुशान्स के फ्यूडेटरीज बोलते हैं, तो हाँ, तो गुप्तास को अगर हम कुशान्स के फ्यूडेटरीज बोलते हैं तो उस हिसाब से क्वेश्चन क्या है? तो लैंड ओनरशिप का तो उनके पीरियड में नहीं दिखा। मतलब इन जनरल हम लिख रहे हैं कि सेंट्रल एशियंस में उतना लैंडलॉर्डिज्म नहीं देखा गया। फिर फ्यूडेटरी में कैसा था कि जब गुप्ता टाइम पीरियड आया तब इस चीज को ज्यादा देखा समझा गया कि नहीं मेरी जमीन तेरी जमीन वगैरह वगैरह। उस लड़की का जो क्वेश्चन है वो सही है कि ऑलमोस्ट फ्रॉम हियर इट विल स्टार्ट फ्रॉम द एंड एंड देन, ऐसा फेयर। जैसे द नेक्स्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज न्यू एग्रेरियन इकोनॉमी। मुझे इस पूरे में बताओ कि कब आपको न्यू एग्रेरियन इकोनॉमी देखने मिला है? आयरन एज के टाइम पे? फिर हाँ, मौर्यास। बिकॉज चाणक्य का यह मानना था कि अगर ज्यादा लैंड ओनरशिप नहीं करेंगे न्यू एग्रेरियन इकोनॉमी नहीं आएगा तो काम नहीं बनेगा। फिर गुप्तास, क्योंकि गुप्तास का भी यह मानना था कि न्यू एग्रेरियन इकोनॉमी और अंदर अपने अंदर एरिया लो, जब और एरिया हो जाएगा तब और एग्रीकल्चरल बूम आएगा तब काम हो सकता है, और उसके बाद तो हमेशा ही रहेगा। अप्रिशिएट हो रहा है क्या? हाँ, तो न्यू एग्रेरियन इकोनॉमी धीरे 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 जब जब जैसा जैसा सल्तनत आएगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज या बूम आता रहेगा। न्यू एग्रेरियन इकोनॉमी के बाद डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड टाउन्स। जैसे मेरे को इसका उल्टा पहले पूछना है, जैसे हमने जब बात किया था तो पहले अर्बनाइजेशन देख लेते हैं फिर डिक्लाइन देख लेते हैं, है ना? अर्बनाइजेशन में हड़प्पा को फर्स्ट अर्बनाइजेशन लिखो, फिर सेकंड अर्बनाइजेशन इज महाजनपद, फिर नॉट मौर्यास, पोस्ट मौर्यास। क्योंकि वो जब आए ट्रेड बूम हुआ तो बनारस, कौशंबी, मथुरा, उज्जैन और सातवाहना के वक्त भी नागार्जुना कोंडा, अमरावती, उसी टाइम पीरियड में साउथ में जा रहे हैं तो कांजीपुरम हो रहा है ना। जैसे थर्ड अर्बनाइजेशन इस टाइम पीरियड, ये है टाउन्स का बूम। क्योंकि इसके बाद अगर तुम गुप्ता के वक्त टाउन्स का बूम देखते हो तो ये थर्ड अर्बनाइजेशन के बाद ही कंटिन्यू रहेगा। ऐसा नहीं है कि गुप्ता के वक्त हमने टाउन्स का डिक्लाइन देखा हो, या ऐसा नहीं है कि हर्षवर्धन गांव पे राज कर रहा था, तब तक तो सल्तनत बन गई थी। तो इसीलिए पहले अर्बनाइजेशन देखने में फायदा है। अब जब अर्बनाइजेशन देखते हैं तो डिक्लाइन ऑफ अर्बनाइजेशन कब देखोगे? 2 के बाद हुआ है, तीसरे के बाद उतना नहीं हुआ है। तीसरे के बाद उतना नहीं हुआ है क्योंकि हर्षवर्धन या उसके जाने के बाद वैसे भी इंडिया में बहुत सारी छोटी बड़ी डायनेस्टीज बन के तैयार हो गई थी, तो तब वो अर्बनाइजेशन ठीक ही था। क्योंकि अगर जस्ट से कि हर्षवर्धन के वक्त अगर आप यहां देखते हैं, हर्षवर्धन देखते, चालुक्य देखते, पल्लवा देखते हैं, तो कितने सारे टाउन्स मैंने आपको बताए। हर्षवर्धन के वक्त एक नया टाउन हमने कनौज देखा, तो उसी के वक्त प्रयागराज तो चल ही रहा था और पाटलिपुत्र वगैरह मरने वाले नहीं थे। हर्षवर्धन के वक्त मथुरा उन्हीं के पास था, उज्जैन को लेकर चर्चा थी ही। फिर उसके बाद गुजरात में वल्लभी वाला एरिया है ही। फिर अगर पुलक्षीन को लेकर देखें तो वो लोग बादामी है, वातपी जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद वेंगी वाला एरिया है, फिर कांचीपुरम वाला एरिया है। उसी वक्त अगर गंगाज और कदम्बाज को देखे तो गंगा वहां पे कोलार चला रहा था, कदम्बा को देखे तो बानसवी चला रहा था। तो करते करते इस टाइम पीरियड में जितनी स्टोरी देखी हमने, पूरा मैप बना के देखा, तो कितने सारे शहर तो हमने तब देखे ही है। तो हमने डिक्लाइन ऑफ टाउन्स हर्षवर्धन, चालुक्य या पल्लवा के वक्त नहीं देखा है। सो इट इज फेयर दैट वेज। फेयर। मूविंग अहेड, जैसे चेंजेस इन द वर्णा सिस्टम। सबसे यूनिक चेंज इन द वर्णा सिस्टम हमने कब कब देखना शुरू किया? जैसे हाँ, आर्यंस, है ना? क्योंकि पहली बार वर्ण सिस्टम की चर्चा यहां से जस्ट चालू हुई। 1000 बीसी में चेंज इन वर्णा सिस्टम है क्या? हाँ, एक ही चेंज है, शूद्र का इंक्लूजन। सो देयर इज अ चेंज इन द वर्णा सिस्टम। जैसे व्हेन यू गो टू उपनिषद्स time period, is there a change in the varna system? Yes, because some people will go to Jain Buddha, some will stay. So ultimately a Kshatriya turning into that, Shudra also joining, Vaishya also joining Buddhism, Jainism. So ultimately people from the Kshatriya community, from the Vaishya community, from the Shudra community again joining the Buddha and the Jain part.
तो यस देयर इज अ चेंज इन द वर्णा सिस्टम. स्टोरी आ रही होगी दिमाग में, आनी तो चाहिए. हाँ, राइट. मौर्य के वक्त इज देयर अ चेंज इन द वर्णा सिस्टम? यस. धर्म महामंत्रास, people trying to convert to Buddhism, occupying more of Buddhism. रॉयल पेट्रनेज के वक्त हमेशा ऐसा होगा कि अगर किंग वो ऑक्यूपाई करता है तो यू विल सी सम स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द वर्णा सिस्टम. पोस्ट मौर्य इज देयर अ चेंज इन द वर्णा सिस्टम? यस. न्यू पीपल बीइंग इंक्लूडेड इन द वर्णा सिस्टम, जैसे ड्यूरिंग द गुप्ता इज देयर अ चेंज इन द वर्णा सिस्टम? यस. सोशल स्ट्रक्चर में चेंज है, क्योंकि इस जगह पर बात सातवाना की भी रह गई. Reinstated the Varna system. Gautamiputra Satyakarani. At that time period, Central Asians becoming a part of the Varna system. And in South Pandya and Chera Chola, we see the formation of the Varna system. तो इस टाइम पीरियड में भी है. इस टाइम पीरियड में आगे की क्या बात करनी है, इससे तुमको क्या पता चलता है? It is actually the change in the Varna system or the societal structure of the Indian society के हर बार phases को changes में गिनते हैं. एग्रीकल्चर, टाउन, ये ट्रेड, ये सब तो बाकी सब तो माया है. वो सब बदल रहा है या नहीं बदल रहा है, बट इट इज द चेंज इन द वर्णा सिस्टम या any social structure change, any social structure, people becoming a part of the Buddhist family or probably Jain or probably any for that matter. तो इसीलिए that is the change in the Varna system at that point of time. जैसे talking about cultural development, कल्चर एज अ कॉन्सेप्ट, कल्चर तो बहुत बड़ा शब्द होता है. तो इंडिया में अगर कल्चरल डेवलपमेंट को देखें तो क्वेश्चन यहाँ पे मैप नहीं हो पाएगा. मेरा क्वेश्चन है, जैसे क्या क्या चीजें डेवलप होती है तो लोग बोलते हैं कि एक कल्चर सा बन के तैयार हो रहा है. आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जैसे कल्चर में सबसे पहले क्या डेवलप होते हैं? दो चार चीजें. हाँ, गॉड्स, बुक्स, आर्किटेक्चर में टेम्पल्स या कोई भी रिलीजियस प्लेस, चाहे फिर वो विहार हो, चाहे फिर वो चैत्य हो, कोई भी ऐसा, या फिर स्तूपा हो. कल्चरल डेवलपमेंट में चार पांच चीजें आती है. प्रोपगेटर भी होना चाहिए, उसका रॉयल पेट्रनेज लेने देने वाला कोई होना चाहिए. लैंग्वेज ऑल्सो प्लेज, स्क्रिप्ट राइटिंग, इसीलिए मैंने बुक्स की बात की. उनके काउंसिल्स होने को लेकर बात की, उनके आर्किटेक्चर होने को लेकर बात की, गॉड्स के बनने को लेकर बात की, गॉड्स के चेंज होने को लेकर बात की. पहले तो अपने इनिशियली जब यहां पर थे तो गॉड्स बना रहे थे, फिर बोले नो सर दिस गॉड चेंज टू दिस गॉड, नो सर दिस गॉड चेंज टू दिस गॉड, फिर इधर भी गॉड चेंज किया. फिर आते आते मैंने गुप्ता के वक्त भी गॉड्स में चेंजेस लेकर आए, तभी अपने ट्रिनिटी ब्रह्मा विष्णु महेश वहां पर बनाकर तैयार किया था. तो दैट इज द काइंड ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस. उसके लिए साथ में किताब लिखनी पड़ती है लोगों को, कि भाई महाभारत लिखते हैं, रामायण लिखते हैं, कोई भी टाइप की बुक लिखते हैं, तब वो लोग उसके फॉलोअर बनते हैं. और जैसे धर्म महामंत्रास का बनना, ब्रह्म सूत्र का तैयार होना, या कोई भी प्रकार की किताब, पुराण का लिखे जाना, ये कल्चरल डेवलपमेंट होता है. तब धीरे धीरे एक कल्चर बन के तैयार होता है. क्योंकि एनसीईआरटी में खाली अपनी जब चर्चा है तो हर्षवर्धन के वक्त लास्ट ये चर्चा है दैट ही सेड टू बी द लास्ट हिंदू किंग ऑफ एंशिएंट इंडिया. तो इससे पहले वाले किंग भी आज पढ़ते तो हम हिंदू ही बोल रहे हैं, बट हिंदू वो है क्योंकि हिंदू एज अ कल्चर डेवलप्ड probably around हर्षवर्धन टाइम 606 AD, लमसम अगर बात करें तो. समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो कल्चरल डेवलपमेंट तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है. उसमें शायद अगर मेरे को आंसर लिखने की नौबत आ जाए या पढ़ाने, तो ये सारी चीजें उसका पार्ट हो सकती है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये नहीं हो सकता. बट जनरली जो हमने बात किया, बुक्स का बनना, रिलीजन का बनना, गॉड्स का तैयार होना, ये सब मंदिर वगैरह का तैयार होना, आर्किटेक्चर, ये सब ज्यादा कल्चर डेवलपमेंट है. ओके, कल्चरल डेवलपमेंट के बाद भक्ति एंड तांत्रिज्म, ये ऐसा है. हाँ, मतलब एक्चुअली कैसा है, ये जो भक्ति तांत्रिज्म ये सब बुद्धिज्म के बाद का टाइम पीरियड है. क्यों? क्योंकि मेडिटेशन से लेकर सारी चीजें इस टाइम पीरियड तक. इसके बाद आएगा भक्ति का बनना, तांत्रिक सेक्ट का तैयार होना, बुद्धिज्म में से एक निकलना, फिर धीरे धीरे भक्ति के अलग अलग रूप स्वरूप होना. जैसे ऐसे ही
वैसे तो एंशिएंट इंडिया खत्म हो गया, बट 600 एडी के बाद, 700 के बाद, जैसे तब कृष्ण की भक्ति शुरू होती है, शिव की भक्ति का कॉन्सेप्ट शुरू होता है, और वो जो भक्ति पिक करता है ना 700 एडी से 1000 एडी तक, वो सबसे लेजेंडरी है। मतलब टॉकिंग अबाउट फीमेल्स लाइक मीराबाई, तुलसीदास, ये लोग टेम्पल के बाद 600 एडी के बाद हम लोगों को ज्यादा, मतलब वो मिडीवल इंडिया में पढ़ना होता है, भक्ति मूवमेंट ही है बाकायदा ऐसा। तो भक्ति तब का गेम है। और जैसे ये वाला जो चैप्टर है, इसीलिए जब हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया, तो ये अलग अलग चीजों का ऐसे करके अगर ट्रांसफॉर्मेशन आप अप्रिशिएट करते हैं तो आपका ये वाला चैप्टर मतलब बाकी के मुकाबले काफी फास्ट चला जाता है। पिछले चैप्टर पढ़े हुए होते हैं तो ये स्किप का भी स्कोप मिलता है, वैसे भी रीड करते तो 15-20 मिनट में फिर वो काम हो जाता है। यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग। सो दिस इज दैट ओरिएंटेशन अबाउट द चैप्टर। जैसे अगला वाला जो है, इट इज टॉकिंग अबाउट द सीक्वेंस ऑफ सोशल चेंजेस। एक्चुअली कैसा है, टॉपिक में ही टाइमलाइन दिया हुआ है। मतलब क्या है, जैसे पहले लिखा है सब टॉपिक पे ट्राइबल एंड पेस्टोरल फेज, तो बिल्कुल सही बात है। इट स्टार्टिंग फ्रॉम द ऋग्वेदिक पीरियड। हम खुद ये बात करें कि दे आर पेस्टोरल इन नेचर, ट्राइबल पॉलिटी एग्जिस्ट करती है, तो इट इज ट्राइबल एंड पेस्टोरल फेज। नोट्स में भी लिखा है, अपन ने स्टोरी में भी बात किया है, एनसीईआरटी खुद इस चीज की चर्चा करता है। फिर उसके बाद जब जाते हैं तो एग्रीकल्चर एंड द ओरिजिन ऑफ अपर ऑर्डर्स, ये देख इधर से 1000 बीसी, हमेशा याद रखना लोहा का मिलना, गंगा और यमुना से पार करके लोगों का इंडो गैंजेटिक प्लेन्स की तरफ जाना, वो दो चीजों को ही तो टॉप जन्म दिया, जो दोनों बातें इधर लिखी है, एग्रीकल्चर को एंड ओरिजिन ऑफ द अपर ऑर्डर्स। क्योंकि यहां पर अपर ऑर्डर बन के शुरू होगा, वो तीनों स्ट्रांग बनेंगे, फिर लोअर ऑर्डर, तो इसीलिए ये ट्राइबल पेस्टोरल फेज है, ये एग्रीकल्चर का बूम है, अपर ऑर्डर्स बन के, और वो मजबूत होगा इस टाइम पीरियड में जब हम वापस से अर्बनाइजेशन देखेंगे। तो अगर आगे देखते तो लिखा है वर्णा सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड गवर्नमेंट, तो ये जनपद महाजनपद वाला जो टाइम पीरियड है, ये क्या है, गवर्नमेंट। पहली बार हमने कुछ वर्ड्स का यूज किया था, जनपद, राष्ट्र, जना, अश्वमेघ, वाजपेयी, है ना। तो सारे गवर्नमेंट गवर्नेंस वो सब वैसे ही आ गए थे, क्योंकि ये मेरा एरिया, लड़ाई उसी चीज को लेकर थी, जमीन को लेकर थी। लैंड बिकेम अ कमोडिटी स्लोली, पीपल स्टार्टेड सेइंग कि ओनरशिप होता है, दैट्स हाउ दिस वर्कड। फिर उसके बाद सोशल क्राइसिस, राइज ऑफ लैंडेड क्लास। सोशल क्राइसिस एक्चुअली इस जगह पर जो सोशल क्राइसिस कहाँ है, जैसे दो तीन तरीके से लोग सोशल क्राइसिस की बात करते हैं। एक, जैसे पढ़ने पढ़ाने वाले बोलते कि जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म का इस टाइम पीरियड में बन के तैयार होना अपने आप में एक सोशल क्राइसिस का स्टार्ट था। क्यों? क्योंकि किताब भी ये मेंशन करता है दैट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इज अ रिजल्ट ऑफ ब्राह्मणिकल रिएक्शन। So when it is a result of Brahmanical reaction, there is a social crisis taking place. Because hierarchy में अगर ब्राह्मण सबसे ऊपर है और बाकी के तीन लोग विरोध करके उनके खिलाफ नया धर्म बनाने की बात कर रहे हैं, इट्स अ टाइम ऑफ सोशल क्राइसिस। समझ आ रहा है? फिर उसके बाद वो तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है कि जैन और बुद्ध उस टाइम पर खुद ही नॉन वायलेंस के बिलीवर है। अगर थोड़ा भी उसमें था कि आप इधर आ जाइए, अरे छोड़िए उसको, कोई मतलब नहीं, they were never against people being in the वर्णा सिस्टम। व्हाट दे सेड इज कि भैया वहां रहना रहिए, कोई दिक्कत नहीं, हम ये मानते हैं। तो लोगों को परसुएशन या ऐसा कुछ भी नहीं लगा था, लोग खुद सुओ मोटो इस साइड पे से, तो लड़ाई नहीं देखी। अदरवाइज अगर वो कन्वर्जन वगैरह ये सब का गेम रहता तो बहुत ही बड़ा क्लेश हो जाता। तो सोशल क्राइसिस उस टाइम पीरियड में एक बार के लिए देखने मिली। एक बार का सोशल क्राइसिस हुआ जब पोस्ट मौर्य के टाइम पीरियड में। क्यों? क्योंकि सारे वर्ण इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, बाहर से लोग सेंट्रल एशियन रीजन से आ रहे हैं, यही नहीं पता चल रहा है कि कौन क्या है, नहीं है, कैसे करना है, नहीं करना। सो एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम।
तो वो एक सोशल क्राइसिस का टाइम पीरियड था। उसके बाद कहीं जनरल लेवल पर सोशल क्राइसिस ऐसा नहीं देखना मिला है कि लोगों में भिड़ंत हो गया हो या कोई सिविल वॉर टाइप सिचुएशन हो गई हो कि प्रॉब्लमैटिक हो गया, ऐसा नहीं। उतार चढ़ाव एग्रीकल्चर का, इसका उसका, वो आता रहता है। सोशल क्राइसिस अपने आप में एक बहुत अलग वर्ड होता है। लोगों का सामाजिक लेवल पर एक दूसरे से लड़ मर लेना, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं हुआ हिंदुस्तान में ऐसा। तो एक वो सोशल क्राइसिस वाला पार्ट है। राइज ऑफ लैंडेड क्लास, सबसे पहला राइज ऑफ लैंडेड क्लास का जो एकदम सबसे अच्छा टाइम देखने मिलता है वो गुप्ता टाइम पीरियड पे, क्योंकि लैंडेड क्लास स्टार्ट ही लैंड ग्रांट्स से होगा। टू सम एक्सटेंट बोलते हैं कि ऑफिसर्स को गुप्ता से ही शुरू हुई थी, पर हम ऑफिसर नहीं बोल के हम उनको गवर्नर बोलते हैं। हाँ, ऑफिसर गवर्नर के थोड़ा नीचे आता है, इसीलिए हर्षवर्धन ज्यादा मेंशन करता है टू द ऑफिसर्स आल्सो, ऐसा। ड्यूरिंग गुप्ताज इट इज मोर ऑफ गवर्नर्स, ऐसा। बट लैंडेड क्लास का तब तैयार होना इसी तरीके से हो गया था। जैसे एक गुप्ता के वक्त गवर्नर्स को देना वो यूनिक पार्ट था, बट ब्राह्मणिकल लैंड ग्रांट्स में जैसे सो मेनी the king himself, then so many Brahman rajas during that point of time, then again Harshvardhan also doing, and then again, तो वो एक अलग सा यूनिक कॉन्सेप्ट बन के तैयार हो गया था तब। So it is basically about the sequence of social changes that take place. I hope you are able to appreciate. The good part is if there are people जिनका रीडिंग में कहीं यहाँ वो पहुंचे हैं, तो आज के डिस्कशन से उनको ये समझ आ रहा होगा कि आगे का रीड करूं तो ये सब चीजों को भी ध्यान में देते हुए रीड करके कंप्लीट कर लूंगा, ताकि ये चैप्टर्स का टाइम आएगा तो टाइम सेव हो जाएगा। मेंटल लेवल पर स्टूडेंट कम्युनिटी में ऐसा होता है, ओ यार एक और चैप्टर है, 2 और चैप्टर है। इफ यू आर अवेयर कि आगे ये वापस आ जाएगा तो वी कैन डू इट अभी ऑल्सो, इट सेव्स टाइम इफेक्टिवली। फिर जैसे सीक्वेंस ऑफ सोशल चेंजेस के बाद लेगेसी एंड साइंस एंड सिविलाइजेशन। गाइस मैं आपको पहले बता दूं, इस वाले चैप्टर में लेगेसी ऑफ साइंस एंड सिविलाइजेशन में लेगेसी ऑफ साइंस को अगर अपने देखते हैं गाइस, इसमें ना जैसे बुक्स देखना बहुत जरूरी है। जैसे हम जब पढ़ते थे या आज भी सबसे ज्यादा इस चीज को ही याद रखने में तकलीफ पड़ती है साइंस के वक्त, क्योंकि बच्चे जब मैच द फॉलोइंग करते हैं, कौन से साइंस के साथ कौन से 2-3 टाइप के बुक्स हैं जिसमें वो कंफ्यूज होते हैं। एक है ये एडमिनिस्ट्रेशन वाली किताबें, एक है ये रिलीजन वाली किताबें, और तीसरा ये प्लेज वाली किताबें। तो कैसा होता है कि किताबों का नाम वाम ध्यान रहता है, मतलब ये किस चीज की किताब, सर ये उसने लिखी थी, इसमें क्या है, इसमें साइंस है। इंस्टिंक्ट होता है तो आदमी होगा यार, मारते हुए चलता है। फिर आते लोग, क्यों सर अर्थशास्त्र में आपको नहीं लगता है थोड़ा तो साइंस होना ही चाहिए ना। तो भाई तुम मेरे से जस्टिफाई कराने में क्या लगे हो, जिस बंदे ने किताब लिखी है मैंने वो किताब पढ़ी तो है नहीं टेक्निकली। हम लोग भी प्रीलिम्स या सॉरी मेंस वगैरह के लिए पढ़ते तो सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ अर्थशास्त्र या जो जो हमको एग्जाम में काम आता है वही पढ़ते हैं। यस देयर मे बी साइंस, बट दैट डज नॉट मीन दैट अर्थशास्त्र ब्रॉट साइंस। तो उसके लिए वो किताबें देखनी पड़ती है। ऐसे ही पहले बुक्स के अलावा खाली बात करते हैं साइंस को लेकर, हड़प्पा में साइंस है कि नहीं। मार्कर चेंज करता हूं, है ना, ये रेड कलर किया है ना, हड़प्पा में साइंस है कि नहीं। 2-4 चीजें, टाउन प्लानिंग, 90 डिग्री ड्रेनेज सिस्टम, ग्रेन स्टोरेज, स्टेप वेल्स, ग्रेनरीज, ये एवरी आर्किटेक्चर हैज साइंस। वेट्स एंड मेजर्स इन 16 के उसमें, जैसे ट्रेड के लिए साइंस चाहिए ना, किस बाजू जा रहा है, उधर से राइट लेना तो आना 2 किलोमीटर दूर, फिर मैं तेरे को बाएं में मिलूंगा। सो नो बुक बट साइंस। जैसे टॉकिंग अबाउट आर्यंस, एनी साइंस, टेक्निकली नो, देयर में बी, अब तो अपने स्कूल्स ऑफ फिलोसफी कर लिया तो हम बात कर सकते हैं। देयर में बी द बिलीवर्स ऑफ मिमम्स who say that Ved also has so much science in it. એટલું બધું જ્ઞાન છે વેદમાં, જે આમ જોવા જઈએ તો સાયન્સ જ છે ને.
वो अलग बात है। हमको रोम का सिद्धांत की बात करनी है, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, हमको मेडिसिन में चरक सुश्रुत, हमको वो बात करनी है अभी। केमिस्ट्री, बीज गणित, लीलावती, मैथमेटिक्स, आर्यभटिया, जीरो, ग्रेविटी, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, वो देखना है। So that is the development of science that took place at that point of time. मतलब that's ancient India वाला science that we study. Anyways, so Aryans के वक्त no, post Vedic no, there is no such discussion of any such book at that point of time. जैसे during books पे focus कहाँ है? सारी बुक्स जो इस टाइम पीरियड में लिखी जा रही है, क्योंकि हम साइंस के साथ, ऐसा नहीं है कि साइंस इवॉल्व नहीं हो रहा, बट अगेन देयर इज नो सच डिस्कशन ऑफ फोकस बाय प्रोबेबली बिंबिसार या अजात शत्रु टुवर्ड्स एनी साइंस बुक. They are doing Buddhist council, Jain council, editing of other books. That's another story altogether. Maurya. Where? मौर्य के वक्त हमने 4 किताबों के बारे में बात किया है. अर्थशास्त्र, अभिजुनान शकुंतलम मौर्य में आ गया. कितना नाराज होगा CM1. मैं इंडिका, अर्थशास्त्र इंडिका, मुद्रा राक्षस, ये मेन 3 बुक्स के बीच में चल. तो कहां साइंस है? तुमने या मैंने कब CGM को साइंस पे फोकस करते देखा, या अशोक को साइंस पे फोकस करने की कोई चर्चा कभी बात भी हुई क्या हमारी? नहीं हुई है भाई. गेम कहां चेंज होगा? सेंट्रल एशियंस, जब मैंने एक चैप्टर लिखाया था इंपैक्ट ऑफ द सेंट्रल एशियंस, इन जनरल हम बात कर रहे थे कि वो टाइल्स लेकर आए, रूफ लेकर आए, वो शेरवानी था, टोपी था, जूता था, लेदर था, ग्लास मेकिंग था, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, लेदर वगैरह, ये सब की बात हुई ना. तो साइंस आएगा ना यार सेंट्रल एशियंस के वक्त, आएगा. फिर साइंस ने सबसे ज्यादा ग्रोथ देखा दबा के. साइंस यहां पर वो भी रह गया, शायद पढ़ाते वक्त भी रह गया, चरक सुश्रुत. लास्ट चैप्टर में मेंशन भी, जिस चैप्टर में अभी हम हैं उस चैप्टर में वो साइंस वाले पार्ट में चरक और सुश्रुत लिखा हुआ है उस टाइम पीरियड में. तो मेडिसिन भी डेवलप हुआ. और जो मैंने 5-7 नाम लिए आपके साथ, आर्यभटिया, रोम का सिद्धांत, बीज गणित, लीलावती, पनिनीज ग्रामर, सेक्टर्स याद आ रहे, एल्जेब्रा, मैथ्स, डेसिमल सिस्टम, ये सन रिवॉल्व्स अराउंड, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, बाणभट्ट. हाँ, बट अगेन ठीक है, फेयर, ये वाला मैच द फॉलोइंग हमारा बैठना चाहिए. तो इनके वक्त साइंस का डेवलपमेंट होना, और उसके बाद मतलब उसके बाद तो हमेशा साइंस ऊपर रहेगा ही. अगर हर्षवर्धन, चालुक्य या पल्लवा उस चीज को अप्रिशिएट या प्रमोट न करे, वो एक अलग फैक्टर है. बट साइंस की सबसे अच्छी बात यही होती है दोस्त दुनिया में, साइंस बेसिक वो न्याय, लॉजिक, उसमें साइंस होगा तो ही लॉजिक बैठेगा. तो अगर लॉजिक आ गया एक बार इस दुनिया में तो बाय डिफॉल्ट यूज होता है. जैसे why is it that people go to school, college और लर्निंग या एडुकेशन क्यों होता है? टू टीच साइंस ऑफ लाइफ. ऐसे करना जब तक नहीं आता, एक आदमी अनभिज्ञ होता है, तब तक वो अपनी जिंदगी एक तरीके से जी रहा होता है, कोई बात नहीं. लेकिन अगर एक बार उसको बता सिखा दे जाए, बहुत ही मुश्किल होता है कि अज्ञात होके फिर भी उस काम को वैसे करना. कोई मतलब एक साल का बच्चा हो, सपोज 1.5 साल, कोई भी बच्चा हो, उसकी जिंदगी में जब उसकी आंख नजर खुली तो उसने कोई ग्लास देखा. अब उसको खिलौना झुनझुना देखने की आदत होती है, तो उसके सामने ऐसे ही बेड पर एक ग्लास रख दिया है. ग्लास देखने के बाद उसको लगा ये भी एक खिलौना है. अभी तक उसने साइंस सीखा नहीं है. अगर उसने उस गिलास में से पानी गिरा और बेड पे पानी गिर गया, देखने वाले ने उसको बोला ऐसे नहीं करते,
ये देख ग्लास, इसमें देखो पानी है, ऐसे गिराएंगे तो गद्दा गीला हो जाता है ना, कभी नहीं करते। उसके बाद वो जानबूझ के ग्लास गिरा दे मस्ती में तो अलग बात है, बाकी उसको मन में क्या पता होता है ये गिर जाएगा तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल गद्दा गीला हो जाएगा। या फिर उसी का एक कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूं कॉर्लरी में, कि अगर वो बोलते पानी और वाटर फिल्टर या किसी भी जगह पर बोलते कि ऐसे खोलो और ग्लास को ऐसे आगे लो, देखो ग्लास भरा ना, वो यू देखता है हाँ भर गया, पियो, तो यू लेके उसको पीता है, तो उसको साइंस समझ आया। ऐसा दूसरी बार हो ही नहीं सकता कि जब बेटा ग्लास भर के आया तो उल्टा ग्लास भर रहा हो, पॉसिबल ही नहीं। दैट इज साइंस, कि वंस इट इज इंस्टिल्ड out of ignorance या out of जबरदस्ती, you don't want to apply that, science is a different story altogether, but instinctively the glass is always upright only, और पानी तभी भरा जाता है, ऐसा नहीं हो सकता है। एक खाली एग्जांपल ले रहा था मैं कि छोटा बच्चा भी समझता है साइंस समझाने के बाद उसको, तो इसीलिए जब साइंस पूर्ण रूप से आ जाता है तो उसके बाद साइंस अपना और मतलब अपने लेयर्स ही खोलता है, वो बंद नहीं होता उसके बाद। विज्ञान की यही परिभाषा है ऐसा। सो दिस इज अबाउट द साइंस वाला पार्ट। नाउ जैसे अ लॉट ऑफ टाइम्स जैसे ये चर्चा होती है चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 की। एक बार के लिए मेरे को 4th चैप्टर को लेकर बात करना है, विच इज ऑन द वेरी इजियर साइड नाउ बिकॉज वी हैव बीन मेकिंग मैप कंसिस्टेंटली। द चैप्टर इज ऑन ज्योग्राफिकल सेटिंग। बेसिकली वो इसमें से पढ़ाना बहुत ही आसान है, अब लोग उस बात को भी बहुत बेहतर समझ जाएंगे। जब ज्योग्राफी में मैप बनाते हैं, अगर कोई भी एक इस जगह पर ये रहा ज्योग्राफिकल सेटिंग, ज्योग्राफिकल सेटिंग बेसिकली टॉक्स अबाउट कि इंडिया में कब कब क्या क्या कहां कहां हो रहा था। जब आप ज्योग्राफिकल सेटिंग का मैप देखते हैं, एक सेकंड, जब आप ज्योग्राफिकल सेटिंग का मैप देखते हैं तो आपके सामने ये वाला मैप आता है। इस मैप को देखने के बाद कितना मुश्किल है ये बताना कि कौन सा कहां पर क्या है। इसको इजी करते हैं, जैसे इसमें क्या लिखा है, किस किस जगह पर किस रिसोर्स की वजह से कौन से समय में कौन सी सल्तनत वहां क्यों बैठी, यही ज्योग्राफिकल सेटिंग में लिखा है। अपने लिए तो इजी है। हड़प्पा, वाई, रिवर, फर्टिलिटी, सही है। आर्यन, सेम, थोड़ा और, आर्यन थोड़ा और अंदर जाएगा है ना, पर इधर ही बैठेगा। आर्यन के बाद पोस्ट वैदिक, हम वैसे ही पढ़ते आए हैं भाई। पोस्ट वैदिक के बाद महाजनपद, ये बन दिस एरिया, फर्टिलिटी दिस दैट, जैसे मौर्य, कलिंग भी तो लेंगे, ये वाला एरिया। वाई, वो तो सारे रीजंस, ज्योग्राफिकल रीजंस तो अपने को पता है, मिला जुला के अगर क्लास में कोई बच्चा इंडियन ज्योग्राफी ठीक से अटेंड करता है तो उनको भी रिसोर्सेज वगैरह का आइडिया रहता है कि क्या कहां पर क्यों ले रहे हैं। दैट्स नॉट अ बिग डील। इसीलिए इसके वक्त मौर्य, मौर्य के वक्त पोस्ट मौर्य कहां बिठाए, थैंक यू। वो तो सर आप इंडिविजुअल सल्तनत बोलो फिर अपने बिठाते हैं, तो मान ले कि फर्स्ट ही लेते बैक्ट्रियन, सेकंड शाका, तो शाका को यहां बिठाएंगे, शाका को यहां बिठाएंगे, शाका को यहां बिठाएंगे, शाका 5 स्टेज में शाका लाए थे ना, तो 5 स्टेज में 1 शाका, 2 शाका, 3 शाका, 4 शाका, ईस्टर्न डेक्कन 5 शाका, तो शाका को इधर बिठाया अपन ने। शाका के बाद कुशान अगर आते हैं या कोई भी मान लो पार्थियंस आते हैं तो उनको यहीं बिठाते, कुशान आते हैं तो वापस उनको ऑल इंडिया बिठाते, कश्मीर देते, उनको मथुरा देते। तो हमने पूछा कि आपको क्यों लेना है, तो नहीं ज्योग्राफिकल सेटिंग का लेक्चर चल रहा है तो पूरा ज्योग्राफी की बात करो। तो बोले अरे सर ट्रेड का टाइम चल रहा है क्या, ज्योग्राफी ज्योग्राफी लगा रखा है, अपने को ट्रेड रूट पे बैठना है, पूरा उत्तरापथ अपने साथ होना चाहिए। तो इसीलिए अपने तो तक्षशिला से लेकर अपने को कैसे भी करके अंदर मथुरा आना है, मथुरा से उज्जैन आना है, उज्जैन से भरूच वाला उत्तरापथ का पूरा रीजन होना चाहिए। तो इसीलिए ये वाले जो सेंट्रल एशियन है ये अपने कारण से रहेंगे। अगर सेंट्रल एशियन के वक्त ही मैं सातवाहना पे चला गया तो मैं तुमसे पूछूं क्यों ज्योग्राफिकल सेटिंग में सातवाहना, तो पूरा पढ़ाया ही तो था,
एक एक बात हुई अपनी, उधर ब्लैक सॉइल लगेगा, उधर सॉरी इधर ब्लैक सॉइल लगेगा उसको, इधर जहाज लगेगा उसको, इधर करीमनगर और वारंगल का लोहा लेगा वो, इधर कोलार का गोल्ड लेगा, गोदावरी कृष्णा दोआब के बीच का राइस बोल को वो एक्सप्लोर करेगा, लेड के कॉइन्स बनाएगा। तो सब बात तो ज्योग्राफी से ही स्टार्ट करके करते हैं ज्योग्राफिकल सेटिंग में, और बिना उसके ना हम नोट मेकिंग कर रहे हैं, ना बिना उसके हम कोई भी सल्तनत को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो इनका भी ठीक है। फिर साउथ में बात करें, नहीं नहीं उनका क्यों था, तो बोले कि मेगालिथिक में सर टाइम पीरियड में वो पहले इधर थे। फिर इनको कहाँ सेट करेंगे, इनको या तो इस वाले कोस्ट पे सेट करेंगे या इनको इस वाले कोस्ट पे सेट करेंगे। अगर ज्योग्राफी की भाषा में बात करें तो चेरा वाले जो है वो मालाबार चले जाएंगे, चोला और पंड्या जो है वो कोरोमंडल चले जाएंगे, तो वो लोग उस साइड पे बैठेंगे। तो ज्योग्राफिकल सेटिंग में वो क्या करेंगे सर, फिर उसी वक्त अपने मानसून बनाते हैं, फिर ट्रेड लेते हैं, फिर और ज्योग्राफिकल सेटिंग लेते हैं। ऐसे ही बात कर रहा हूँ, उड़ीसा भी अपन ने पढ़ा था किसी जमाने में, तो उड़ीसा में भी वो लोग ऊपर तक चले जाएंगे। तो एक आध उड़ीसा का राजा खारवेला वगैरह भी थोड़ा अमीर हो जाएगा, उसी में वल्लभी वगैरह भी इधर थोड़ा रिच हो जाएगा। तो मिला जुला के ज्योग्राफिकल सेटिंग में पोस्ट मौर्य यहाँ बैठता है, सातवाहना यहाँ XYZ कारण से बैठता है, पंड्या चोला चेरा कोस्ट वगैरह पे XYZ कारण से बैठता है। तो ज्योग्राफिकल सेटिंग तो सॉर्टेड है अपनी लाइफ में। फिर ज्योग्राफिकल सेटिंग में गुप्ता जाते, तो हमने पूछा गुप्ता किधर, तो थोड़ा छोटा करके गुप्ता को इधर बिठा, फिर भी गुप्ता का कीड़ा इधर है। क्यों, उनको लगता है भाई सब खत्म हो रहा है, ट्रेड करते हैं, इधर जाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत साउथ का भी टच लेते हैं, थोड़ा नॉर्थ कोशिश करते हैं। गुप्ता ही सबसे यूनिक है, क्योंकि गुप्ता ही इधर से खड़े होकर बोलता है बंगाल जाता हूँ, गुप्ता ही बोलता है आसाम जाता हूँ, गुप्ता ही नेपाल जाता है। तो गुप्ता थोड़ा इस साइड भी मुड़ता है, गुप्ता थोड़ा इस साइड भी मुड़ता है, गुप्ता का ध्यान गुजरात में भी होता है, गुप्ता थोड़ा साउथ भी जाने की कोशिश करता है। फॉर ज्योग्राफिकल सेटिंग फॉलो करता है फॉर XYZ रीजंस। तो इसीलिए गुप्ता का टाइम पीरियड भी वही है। संगम एज में तो कोई ज्योग्राफिकल सेटिंग नहीं है। हर्षवर्धन और चालुक्य के वक्त अगर बात करें, ये देख बोर्ड पे, ये ऐसे करके लाइन ड्रॉ किया, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन का ज्योग्राफिकल लेवल पर ये मैत्रक वंश के पास चला जाता है। कश्मीर वाला एरिया उसके पास होता नहीं, ये वाला गौड़ा के पास चला जाता है, तो हर्षवर्धन के पास ये वाला एरिया बचता है। कुछ ज्योग्राफिकल एडवांटेज सर, उतना इंटरेस्टेड था नहीं है, ये तो अपना काम बात करता रहता था। फिर भी इसने ज्योग्राफिकली पहला स्टेप यही लिया था कि अपने कैपिटल को उधर से शिफ्ट करके कनौज लेकर आया था। जब कनौज की बात हुई, फर्टिलिटी को लेकर बात हुई, दो रिवर्स के बीच में हुई, किला ध्वस्त ना हो जाए इस वजह से लेकर बात हुई। तो ज्योग्राफिकल सेटिंग पे हर्षवर्धन ने भी ध्यान दिया। उसके बाद उसी टाइम पीरियड में चालुक्य और पल्लवा, ये तो बेचारे ज्योग्राफिकल सेटिंग के लालच में मर गए। मेरे को कांची चाहिए, न मेरे को चाहिए, न मेरे को चाहिए, मेरे को वो, उसी में इनकी लड़ाई है पूरे टाइम पीरियड की। 3-4 पार्ट में अपन ने ज्योग्राफिकली वो चालुक्य पल्लवा वाला एरिया डिवाइड किया था। पहले 2 सल्तनत को काट देते ज्योग्राफिकली, कि कदम्बा को कर देते लेफ्ट साइड पर, और उसको केरला और ये बानवसी वाला एरिया दे देते हैं, या कोंकण वाला एरिया दे देते। भाई तू आ बाजू रह जे मयूर शर्मन। फिर उधर बीच में सेंटर में लेते, तो कोलार वाले एरिया में गंगा ले लेते। हमने पूछा तुम इधर क्यों, तो बोला कोलार के गोल्ड की वजह से। हमने कहा सातवाहना से तुमने ठीक ही सीखा है अपनी लाइफ में, तो ये इधर बैठेंगे। फिर चालुक्य और पल्लवा के बीच में कांचीपुरम को लेकर यही लड़ाई है, और एक गोदावरी और कृष्णा दोआब वाले रीजन को वेंगी बोलते हैं, तो एक एरिया लेता है, फिर दूसरा एरिया लेता है, अपना नाम वेंगी कोंडा देता है, फिर कैपिटल लेता है, फिर वो वापस कैपिटल जाता है। तो टोटल ज्योग्राफिकल सेटिंग बिना मैप के तो अपने कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए अगर वैसे ज्योग्राफिकल सेटिंग पे क्वेश्चन अगर आते हैं तो मैच द फॉलोइंग या ऐसे किसी टाइप से आते हैं, व्हाई वर दे इंपॉर्टेंट। दिमाग में अगर वैसे भी कोई टॉपिक आप स्टार्ट करोगे तो नोट्स में मोर ऑफन देन नॉट सबसे पहले वही बना हुआ मिलेगा, तो उसको देखकर ये दिमाग तो रहता है कि हाँ ये वाला एरिया है। थोड़ा मसल मेमोरी भी होता है, फॉर अ डिसेंट पीरियड ऑफ टाइम यू रिमेंबर द एरिया एटलीस्ट, इफ नॉट व्हाट ऑल हैपेंड इन द स्टोरी, सो दैट आल्सो हेल्प्स अ लॉट। फिर ये ज्योग्राफिकल सेटिंग वाला एरिया, इसलिए थर्ड चैप्टर में थोड़ा बहुत सबसे पहले इनिशियली ये दिया हुआ है कि वहां से नदी बहती है, तो दैट्स द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, मतलब द ज्योग्राफिकल पार्ट ऑफ इंडिया इन जनरल। और फिर उसको क्लब किया है कि कैसे कैसे इन सब एरियाज में अलग अलग जगहों पर कोई कोई सेट होगा। ऐसे अपने तो हड़प्पा से चालू किया था ना, ये वाला यहाँ पे लिख के। ऐसे हड़प्पा से भी पहले जा सकते हैं, कोई भी हड़प्पा से पहले चालकोलिथिक है, तो चालकोलिथिक तो उसी जगह पर सेट होगा ना, क्योंकि कॉपर सबसे पहले उधर ही खेतरी में मिलेगा, तो इस वजह से वो तो उधर सेट होना ज्योग्राफिकल सेटिंग की वजह से या रिसोर्स की वजह से कंपलसरी है, इसीलिए वो भी उधर सेट होगा, ये भी इधर सेट होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये पूरा प्रोसेस एंशिएंट इंडिया का इसी तरीके से चलेगा। अब जो जो जिसको बोलते हैं कि भाई पढ़ने में थोड़ा भारी भारी फीलिंग देता है,
वो जैसे क्या है कि जैसे चैप्टर 3 पे जाते हैं ना, तो वो है टाइप्स ऑफ सोर्सेस, हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन। ये एक्चुअली ये चैप्टर क्या है देखो, ये चैप्टर क्या है। मैंने आपको हड़प्पा के वक्त कुछ फैक्चुअल चीजें लिखाई थी। 1820 में मिला, फिर उसने वो नाम दिया, फिर उधर गया, वो हुआ है ना। तो लमसम 1820 1830 में हमको ये बर्तन भांडे, एक्स, पावड़ा, गमला, बोट, डॉल, मूर्ति, ये सब मिलने लगा। The Britishers who were in India at that point of time, they were into the excavation process. तो ना ये सब एक साथ हो रहा था 50 साल तक। तो ये चैप्टर क्या बात करता है पता है? जब हमको एक डॉल मिली, हमने उसका मटेरियल देखा, तब उससे हमको हड़प्पा का पता चला। फिर हमको एक जगह पर कॉइन मिला, तो हमने देखा कॉइन पे लक्ष्मी का मार्क है, तो वो कॉइन प्रयागराज में मिला। फिर उससे हमने गुप्ता का ये डिकोड किया। फिर हमको एक बुद्ध का स्टैच्यू मिला, वो पाटलिपुत्र में मिला, पर मिट्टी तो अफगानी थी। तो हमको पता चला वो वहां तक उनका स्कूल ऑफ स्कल्पचर बन के तैयार था। फिर खरोष्टी की स्क्रिप्ट मिली, वो मथुरा में मिली, तो हम तो नहीं लिखते। एस शातका का वो पेपर का वहां मिलना, वो बड़े बड़े रोमन ग्लासेस का वहां पे मिलना। ये थर्ड चैप्टर सारी ऐसी चीजों को लेकर बात करता है, और चैप्टर का नाम उसी से आता है। चैप्टर का नाम समझ आ रहा है क्या? चैप्टर ये बोल रहा है कि टाइप्स ऑफ सोर्सेज एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन। अब उसमें ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर ने 6 चीजों से हिस्ट्री हमने कंस्ट्रक्ट की है उसकी बात करता है। फेयर भी है। वो कहता है हमने मटेरियल रिमेन्स से पता किया है कि हमारी हिस्ट्री क्या है। मटेरियल रिमेन मतलब जो फेमस फेमस आप लोगों ने यहां कहीं पढ़ा हो, जैसे मैं बताता हूं, जैसे प्रोटो शिवा का स्टैच्यू, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, या फिर मटेरियल रिमेन्स में अगर देखें तो यहां पर कहां मटेरियल रिमेन्स मिलेगा? जैसे गॉड्स के अलग अलग स्टैच्यू, ये वो, समझ आ रहा है? तो मटेरियल रिमेन्स हर अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप का मटेरियल रिमेन मिलना, गुप्ता के वक्त कुछ मिलना, मौर्य के वक्त कुछ मिलना, तो वो मटेरियल रिमेन्स है। किसी का बर्तन मिल रहा है, किसी का वास मिल रहा है, कहीं ग्लास मिल रहा है, कहीं डांसिंग गर्ल मिल रही है, कहीं ऑर्नामेंट्स मिल रहा है, कहीं सिर्फ पत्थर मिल रहा है, कहीं कॉइन मिल रहा है, वही मटेरियल रिमेन है। जैसे दूसरा मटेरियल रिमेन यहाँ पर लिखा है कॉइन्स। हम लोग जब पढ़ते तो अपन ने कॉइन सबसे पहले कब देखना शुरू किया? अगर एक क्वेश्चन बनाता हूं प्रीलिम का, दैट that the first coins in the country was seen during the period of आर्यन, तो देखो है नहीं, मौर्य भी नहीं, पोस्ट मौर्य में कौन? कुषाण। फिर उसी में लिखा है लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स वर इश्यूड ड्यूरिंग दैट टाइम, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन। तो इसीलिए कॉइन उस वक्त का देखने का हमारा है। अब इसके बाद से लेकर कॉइन ही कॉइन मिले, क्यों? क्योंकि जो पिछला डायग्राम बनाया था, सेंट्रल एशिया के वो सॉरी साउथ ईस्ट एशिया के उन जगहों पर भी कॉइन है, श्रीलंका में भी कॉइन है, जापान में भी कॉइन है, वहां भी कॉइन है। तो कॉइन से ही बहुत सारा डिकोड हुआ है। सच है, बिल्कुल सच है। यही लिखा है कि कौन कौन से कॉइन से कौन सी हिस्ट्री डिकोड की है हमने कहा की। फिर कॉइन्स के बाद है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन में कहीं से भी स्टार्ट करें तो उसमें बुक्स भी आ सकता है, उसमें खंबे बम्बे भी आ सकते हैं, स्तूपा पे भी लिखी चीजें आ सकती है, मंदिर के ऊपर लिखी चीजें आ सकती है, किसी जगह पर खाली रॉक एडिक्ट में लिखी चीजें आ सकती है, पिलर्स पे लिखी चीजें आ सकती है। एनी फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन फाउंड एनीवेयर, उससे डिकोड होता है हिस्ट्री, बिल्कुल होता है। टॉकिंग अबाउट लिटरेरी सोर्सेस, बात जाने दो, कौन कौन से लिटरेचर से क्या क्या चीजों का पता चलता है बकायदा। जैसे इसी लिटरेरी सोर्सेज में अगला वाला फॉरेन अकाउंट्स इसके साथ ही जाएगा। पर लिटरेरी सोर्सेज में हमारा जो सबसे टॉप लिटरेरी सोर्स है, वो यहीं से गेम स्टार्ट होता है। कौन सा? ज़ेंद अवेस्ता।
जैन अवस्था में आर्यन वर्ड का मेंशन है और उसी टाइम पीरियड में इंडिया में देखने मिलते हैं, तो इसीलिए 36 टाइम्स है, तो हमको पता चलता है। तो वो लिटरेरी सोर्स से ही तो हमने हमारा हिस्ट्री डिकोड किया है ना, तो अपने तो लिटरेरी सोर्स से ही चालू होता है। फिर पोस्ट वैदिक में ऐसे टाइम पीरियड में ऐसी सोसाइटी थी, ऐसा रिलीजन था, ऐसा विमेन का सिस्टम था, ये सब सब हमको कैसे पता चला है? लिटरेरी सोर्सेस से। इस टाइम पीरियड के भी उपनिषद से ही तो हमको पता चला कि ये है। हमको तो बुद्धिस्ट काउंसिल और जैन के काउंसिल से ये पता चला कि अच्छा उस वक्त नया धर्म, ओके सेम टाइम। मान लो उसके 1000 साल बाद होता तो एक बार के लिए आदमी क्या मानता? कब है जैन बुद्ध? 1000 साल बाद। तो इस टाइम के भी लिटरेरी सोर्सेज है। अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का इंडिका, लिटरेरी सोर्सेज से ही तो पता है कि इस टाइम पीरियड का ये। इस टाइम पीरियड की किताबें लिखी जाना, सातवाहना के इस चीज पे ध्यान देना, इन टाइम का संगम पीरियड का कुछ लेकर ध्यान देना, या संगम का पिछले वाले टाइम पीरियड को लेकर बात करना, तभी तो साउथ इंडिया के बारे में पहली बार पता चला है। मैंने ही तुमको संगम लिटरेचर की किताबें मिलकर नकू किलका नकू को लेकर माइनर वर्क्स, मेजर वर्क्स, इंस्ट्रक्शन बेस्ड, डायडैक्टिक, नैरेटिव, ये सब जितनी भी बात किया, वो एक्चुअली लिटरेरी सोर्सेज ही तो है जिनसे हमको उनके टाइम पीरियड का पता चलता है। उसी टाइम पीरियड में ऊपर जाते तो गुप्ता के तो लिटरेरी सोर्सेज ही अनलिमिटेड है। जो नवरत्न है उनको खाली किताबें लिखाई गई है, हमारा कोर्स बढ़वाया गया है कि तू प्ले पे भी लिख, तू साइंस पे भी लिख, मैथ्स पे भी लिख, इस पे भी लिख, उस पे भी लिख, वो लोग भी लिखते चले गए। तो इतने सारे लिटरेरी सोर्सेस से उसका डिकोड है, प्लस उस वक्त की और किताबें, पुराण वगैरह लिखे जाना, महाभारत का कंप्लीशन होना, रामायण का उस वक्त होना, एंड ग्रामर प्राणिनी के थ्रू लिखा जाना, लॉट ऑफ थिंग्स। तो लिटरेरी सोर्सेज की तो कोई, बल्कि वो हर्षचरिता बाण भाट ने जो लिखा है, हमको हर्षवर्धन की तारीफ में वहां से पता चला। कोई भी एग्जांपल लेता हूं, मान लो कि पुलकशीन 2 का जो रवि कृति ने इयोलॉजी लिखा है, उसी से हमको उसके बारे में पता चलता है। किताबें तो अपनी नोट्स में बहुत सारी लिखी हुई है, और प्रीलिम के एग्जाम में मैथ द फॉलोइंग आएगा तो नाम भी याद आएगा कानों तक, बस वो बढ़ता नहीं है आगे। रवि कृति राजा है कि ऑथर, वो भी क्लेश होता है कि एकदम सुना हुआ है, पता है उसी टाइम का है। happen. So, moving ahead, literary source, foreign accounts, there is nothing to talk about. Wenzhang, Fahenizing, Fahenizing, right? इस टाइम पीरियड तक ये फॉरेन अकाउंट्स है। मेजर सॉरी मेगास्थनीज, माय बैड। 4 फॉरेन अकाउंट्स है जिसके वक्त इनकी जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो रोम वाले कुछ बात किए होंगे हमारी, इधर उधर वाले और किताबें लिखी करी गई होगी। तो लिटरेरी फॉरेन अकाउंट से पता चलता है। हिस्टोरिकल सेंस, आई एम अज्यूमिंग कि एंशिएंट इंडिया के लेक्चर्स के बाद हिस्टोरिकल सेंस अपना भी डेवलप होता है, उससे भी बहुत सारा डिकोड होता है। यार यहां थोड़ी होगा यार, यहां हो सकता है, तेरी बात है, यहां कैसे होगा? हमने हिमालय की चोटी पे किसी को बिठाया, हिस्टोरिकल सेंस। लद्दाख में किसी को बिठाया, हमको समझ आता है ना किधर से कौन आ रहा है, किधर से कौन जाना। हिस्ट्री यही बनेगी, यहाँ नहीं बन सकती। अब सर इसके बाद यहाँ क्या होगा? मैं इस एरिया में जब आपको हड़प्पा के बाद आर्यन और पोस्ट वैदिक, तो कोई हमसे पूछा सर कलकत्ता में क्या चल रहा है, यू सेंस इट। हिस्टोरिक सेंस बन के तैयार होता है ना, उससे भी तो कितनी सारी चीजों का आइडिया लगता है। वर्ल्ड में डायनेमिक्स चेंज होंगे, तो डायनेमिक्स चेंज होंगे तभी तो गुप्ता राइज होगा ना। वो सारी चीजों से हमने हमारे हिस्ट्री को डिकोड किया है। और उसके बाद कंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री। कंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री तो मतलब पढ़ने में नहीं आता, बट वो बिट्स बाय बिट्स में कि भाई ये हुआ होगा तो ही ये हुआ होगा, क्यों? हाँ, तो इसके तो ये पहले, इट्स लाइक दैट पजल, जिक्स ऑफ पजल होता है, वो फिट होकर तैयार होता है। तो बहुत मेहनत लगता होगा मेरे हिसाब से हिस्टोरियंस को कि एक कॉइन मिल जाए और उससे हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करना शुरू करे। ऐसा हुआ होगा, वहां नहीं होगा, ये तो वहां का दिख रहा है करते करते। आई थिंक तो ये जो 3rd चैप्टर है ये इस चीजों के बारे में बात कर रहा है। अब आई एम अज्यूमिंग कि आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने 1 2 3 4 क्यों छुड़वाया, क्योंकि लोग 5वें तक पहुंचते ही नहीं। ज्योग्राफिकल सेटिंग फर्स्ट चैप्टर सेकंड, मतलब उनमें तो क्लियरली
सब पूरी बातें लिखी है। इससे हमने अशोकन इंस्क्रिप्शन को डिकोड किया। इस किताब के तहत हमने ये पता किया है कि हमको लगता है कौन सी किताब है भाई जिसके थ्रू, और ये कौन है चंद्रगुप्त मौर्य, और ये समुद्रगुप्ता कौन है। फाहेन आएगा उधर लिखा हुआ, when Zhang and Aizing came and they talked about, अपने को लगता है क्यों आए, कौन। तो इसीलिए अपने ये 4 चैप्टर अब करते हैं तो इफेक्टिवली चारों चैप्टर मिला के 1 से 2 घंटा लगता है इफेक्टिवली, और अगर इससे स्टार्ट करते तो 2 से 4 दिन लगते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है वो अलग, कि ये क्या लिखा है इसमें, हमको क्यों नहीं समझ आ रहा है। तो इसीलिए थर्ड इस पे। सेकंड वाला जो चैप्टर है यार गाइज, वो ना जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल वाले उस चीज को थोड़ा अप्रिशिएट कर सकते हैं, या फिर जो मॉडर्न इंडिया के हिस्टोरियंस हैं और वर्ल्ड लेवल के जिन्होंने इस चीज को कैसे कोड डिकोड किया है, अगर आप एक बार के लिए नोट्स खोलेंगे तो कैसा है कि तैयार कराया हमने, पर जैसे देखो सबका अपना अपना बैकग्राउंड होता है, अपने अपने एजुकेशन सिस्टम के परवरिश के हिस्सा होता है। अभी कैसा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में ऐसा किया था, जैसे मनुस्मृति वाज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश कोड ऑफ गेंटू लॉज। सर विलियम जोन्स ने अभिजनान शकुंतलम को इंग्लिश में किया था। विल्किन ने ही भगवत गीता को इंग्लिश में 1785 में किया था। जैसे फेडरिक्स मैकमुलर जो जर्मन था उसने कुछ किया था। फिर उसके बाद अलग अलग टाइप के लोग आए और विंसेंट स्मिथ ने 1904 में सिस्टमैटिक हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया द टेक्स्ट बुक को 50 साल लग गए थे खाली उनको लिखने में। ये सब क्या बोल रहे हो सर? मैं ये कह रहा हूं कि ये वो सारे ऐतिहासिक वैज्ञानिक हैं, मैं इनको हिस्टोरियंस भी नहीं बुला सकता, मेरे को लगता है दे आर हिस्टोरिकल साइंटिस्ट्स, क्योंकि कितना रैशनल दिमाग लगाया होगा ये नहीं। क्योंकि अभी लगता है देखने में कि विल्किंस ने भगवत गीता को इंग्लिश में 1785 में ट्रांसलेट किया। आज तो समझ आता नहीं है हमको कि भगवत गीता में क्या लिखा है। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवताम नारायणेन, फास्ट फास्ट करता है। ट्रांसलेट करने का मतलब समझते हो? समझना, धीरे सारे अध्याय, सब श्लोक वगैरह वगैरह। तो ये वो मॉडर्न हिस्टोरियंस है जिनको ये चैप्टर क्रेडिट देता है ये सारी चीजें बताने समझाने का। कंप्लीटली फैक्चुअल है। ऐसा हो सकता है कि जितना आपका ज्ञान है उतना ही मेरा है, बस मेरा मेमोरी की वजह से मुझे याद होगा और आपको याद नहीं हो सकता, मेरा वो भी मेमोरी लैप्स हो रहा होगा। But it just talks about all the historians in India who have tried to decode this kind of history, be it Indians or probably not of Indian origin. तो ये एक पूरा फैक्चुअल सा किताब है। फिर उसमें ये भी है लिखा है कि जैसे रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने क्या करके दिया था, विश्वनाथ रजवाड़े ने क्या करके दिया था, किसने हिस्ट्री ऑफ सातवाहनास ढूंढ के दिया था, पांडुरंग वामन काने ने क्या करके दिया था, देव डी आर भंडारकर ने क्या करके दिया था, हेमचंद्र राय चौधरी ने क्या करके दिया था, आरसी मजूमदार क्या कर रहे थे, नीलकंठ शास्त्री क्या करके दे रहे थे, जायसवाल क्या करके देते हैं, एएस आलतेकर। हाँ, मैं क्या करके दूं? अपने नोट्स में नीचे तुम मेरा भी नाम लिख देगा, ये पूरा पढ़ाया सर ने, और तो इसमें कुछ हो नहीं सकता है। तो दिस इज बेसिक, ये चैप्टर इज अबाउट द हिस्टोरियंस हु हैव डिकोडेड हिस्ट्री। इट्स अ वेरी फैक्चुअल चैप्टर। पहला वाला जो चैप्टर है उसका एक अलग इंटरेस्ट लेवल है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे इसको दो तरीके से बात करते हैं लोग इस चैप्टर को लेकर। एक है फिलोसफिकली कि हमको क्यों पता होना चाहिए। अभी देखो, जैसे कोई भी सपोज अगर तुम्हारे सामने अगर है तो मैं खाली बात कर रहा हूं कि जैसे पेज नंबर 2 पे अगर आते, मैं इतना तो नहीं समझा सकता कि मैं इंपॉर्टेंस एक
एक है ये थियोरेटिकल तरीके से, क्लास में कोई टीचर आया है और टीचर बुक के हिसाब से बच्चों को पढ़ाने का उसका धर्म है, तो वो ऐसे करके जा रहा है। तो पहले एक लाइन बात कर लेता हूँ, जैसे कोई भी सपोज पेज नंबर 2 है, तो उसमें लिखा है कि ऐसे चैप्टर यू स्टार्ट होता है, एंशिएंट स्ट्रोव फॉर यूनिटी, दे लुक्ड अपॉन वास्ट, द नेम भारतवर्ष, लैंड ऑफ भारत वाज गिवन टू द होल कंट्री आफ्टर द नेम ऑफ द एंशिएंट ट्राइब भारता। फिर ऐसे कहते, द किंग हु ट्राइड एस्टैब्लिश केप कॉमोरिन फ्रॉम द वैली ऑफ ब्रह्मपुत्र लैंड वेयर देयर कॉल्ड एज चक्रवर्तीन। 3rd BC में अशोका आया, साउथ नहीं गया। फिर समुद्रगुप्ता ने किया 7th सेंचुरी, चालुक्य पुलकेशी। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जो मैं इतने दिन तक पढ़ा रहा था ना, वही लिखा है इसमें। पेज नंबर 2 पढ़ रहा हूं मैं। अब समझ आया कि पहले चैप्टर से पढ़ने क्यों मना किया था। आप क्या करते पुलकेशीन और समुद्रगुप्ता में 4th सेंचुरी एडी एंड 6th सेंचुरी एडी? हाउ, वाई? हाउ का तो जवाब ही नहीं है, हाउ तो हो ही नहीं पाता। अब इसमें यही लिखा है कि हमको इससे अपने इंपॉर्टेंस का पता चलता है, ये जरूरत है। 3rd लैंग्वेज में प्राकृत वाज द लिंगुआ फ्रैंका, अशोकन सब्सक्रिप्शन, वो प्राकृत लैंग्वेज ब्राह्मी में लिखे हुए थे। फिर हमने रामायण, एपिक, महाभारत हुई ओरिजिनली कंपोज्ड इन संस्कृत। ये लास्ट में इसको पढ़ते हैं ना, बड़ा मजा आता है। क्यों आता है? ऐसा लगता है पहला ही चैप्टर आखिरी है, ये हुआ एंशिएंट हुआ, फास्ट ही जाएगा। स्लो जाने का तो मतलब इसमें स्कोप ही नहीं, क्योंकि 99.9% ऑफ द थिंग्स दैट इज रिटन इन चैप्टर 1 हैज बीन individually covered in an elaborate form as a chapter later by us। यहाँ इतना सा अशोक लिखकर आगे बढ़ रहे हैं, उससे ज्यादा तो हमने उसकी राम कथा देखी है। बट जैसे इसका एक लास्ट पार्ट पे खाली बात करना, क्योंकि हेडिंग है इंपॉर्टेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। लोग पूछते हैं, वैसे तो ये पहला लेक्चर में बात होता है, सर हमको ये क्यों पढ़ना है? तब बात करना बहुत ही टिपिकल फीलिंग देता, बेटा एग्जाम में है कर लो, कुछ क्वेश्चंस आएंगे जरूरी है। बट अब हमको समझ आता है, जैसे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, 5-7 ऑब्वियस थिंग्स। जैसे वन इज यू अप्रिशिएट योर पास्ट, ओके, बिकॉज नोइंग इटसेल्फ इज आल्सो नॉलेज। कि आज अगर आप क्लास खत्म होती है, आप बाहर जाते हैं, किसी से भी बात करते हैं, तो आप ये बात कर सकते हैं, हमको पता है अशोक कब है। हम चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य में फर्क जानते हैं, सेम नहीं है। अर्थशास्त्र कब लिखी गई थी, सारी चाणक्य नीति तुम जानो, हम ये जानते चाणक्य कब था, क्योंकि नीति तो लोग खुद ही बना रहे हैं और उसके नीचे लिखते हैं चाणक्य। ऐसा नहीं होता है, उसको बताना पड़ेगा, तुमने खबर है अर्थशास्त्र क्या अर्नोच है, चल बता। तो तुम, द सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, यू कैन विन कॉन्वर्सेशंस। 3rd, जूता ऊपर रख सकते हैं, ये बात जाने दे, चल बता अशोक कब था। फुटेज मिलता है लाइफ में सूरत में कोई नहीं देगा, मैं तुमको बता रहा हूं। तो जैसे एक तो ये होता है टू नो हाउ इट इज गोइंग। सेकंड, जैसे इट गिव्स यू अ स्मूदर ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन टू मिडिवल इंडिया एंड सो ऑन। जैसे 3rd, जो लोग फिलोसफी बोलते हैं कि यू लर्न फ्रॉम योर पास्ट, फ्रॉम हिस्ट्री। जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहीं से सीखते हैं कि उस वक्त ऐसा हुआ था, मौर्यन डायनेस्टी का फॉल आया था, गुप्ता इसी वक्त ये कर लिया था। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स ऑफ इंडिया एंशिएंट लेवल पर अप्लाई होता है। वो छोड़ो, अभी मोदी जी जो बाहर जा रहे हैं, किन्हीं भी चीजें किया, कोई भी, मोदी जी ही क्यों, हमारे प्रेसिडेंट हो, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हो, कोई भी कहीं पर जाता है और अगर हमारे साथ उनका एंशिएंट इंडिया कॉन्टैक्ट है या मिडिवल इंडिया कॉन्टैक्ट है, तो सबसे पहले उसी चीज की फर्स्ट लाइन में चर्चा होती है, दैट वी आर ऑल ऑफ द लैंड ऑफ बुद्धा। ओ यस, जैसे व्हेन आई आस्क्ड कि अभी वेयर डिड मोदी जी गो, तो किसी ने कहा था यूक्रेन। व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट द पीस प्रोसेस, व्हाट डिड ही से? We are of the land of Buddha and Gandhi, so we want peace. So you have to understand now that okay, 600 BC मालूम है, what Buddha are we talking about? जब तुमको लोग बोले कि हजारों हजार साल पहले, तो तुम उसको ना कुछ ही हजार है, हजारों हजार साल पहले दुनिया में जब भगवान महावीर और जैनिज्म आए थे, यू कैन टेल देम बाबा इट इज 600 BC लमसम, बाकी किताब में देख के आई कैन टेल यू द बर्थ डेट ऑल्सो। तो यार यू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, you start appreciating history. History repeats itself.
Most importantly, it gives you marks. तो इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री पे तो कैसा है कि आई कैन गो ऑन फॉर एटलीस्ट 2 hours कि व्हाई यू शुड इंपॉर्टेंस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री. वी स्ट्रेटेजाइज आवर पॉलिसीज दैट वे. ये जो भी हम बोलते हैं कि जैसे देयर आर 2 पॉलिसीज दैट इंडिया फॉलोज इंटरनेशनल रिलेशंस में टुडे वेरी प्रोमिनेंटली. वन इज नेबरहुड फर्स्ट एंड द अदर इज लुक ईस्ट पॉलिसी. ये दोनों पॉलिसी हम फॉलो करते हैं. तो हम जब लुक ईस्ट पॉलिसी करते हैं, हम उनसे रोज मिलने जाते हैं, हम क्या बातें करते हैं? गौतम बुद्ध कैसे हैं? स्तूपा है, मंदिर. अच्छा, तुम भी राम में, हम भी राम में. क्या बात करें? The meeting of the Mekong and the Ganga. So we talk something about Ganga. They talk something about Mekong. Brahmaputra. हाँ, we know. Kamrup kingdom. Yes. Follow the same culture. कनेक्ट वहीं से स्टार्ट होता है. लुक ईस्ट पॉलिसी में भी नेबरहुड में किसी से भी बात करो तो सबसे पहले हम इन्हीं में से किसी चीज को लेकर बात करते हैं. सो दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एंशिएंट इंडिया इन नेशनल पॉलिटिक्स, इन जियो पॉलिटिक्स इन जनरल. वैसे ही करते करते बात होता है. समझ आ रहा है? जैसे और भी कुछ चीजें हैं इसमें पढ़ने को. जैसे एक आध जगह जो अच्छा चीज लिखा है, जैसे कैसे ईस्ट इंडिया में बुद्धिस्ट राइटिंग्स बनी. जैसे साउथ इंडिया में ऐसे ही थोड़ी बहुत चीजें खाली बात कर रहा हूँ कि साउथ इंडिया में जैसे तमिल एग्जिस्ट करता था, फिर कन्नड़ा लैंग्वेज आया, कन्नड़ा के बाद तेलुगु आया, फिर मलयालम एज अ लैंग्वेज डेवलप हुआ. तो लैंग्वेज कैसे हुआ डेवलप? क्यों ऐसा हो गया कि साउथ इंडिया की लैंग्वेज और नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेज में फर्क है? क्यों सबने अपनी अपनी लैंग्वेज बनाई? ऐसे 3-4 रीजंस मेंशन्ड है कि इसीलिए लैंग्वेज दोनों जगह का अलग अलग हुआ, क्योंकि ट्रेड खत्म हो गया. ट्रेड खत्म होता है तो कम्युनिकेशन खत्म होता है. कम्युनिकेशन खत्म होता है तो सब अपना अपना लैंग्वेज बना के कम्युनिकेट करते हैं. इंटरनेशनल लैंग्वेज तो कोई होता ही नहीं. हर रीजन को अपनी स्क्रिप्ट की जरूरत थी. ऐसा कभी नहीं हुआ इंडिया में आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि कोई भी एक सिंगल राजा पूरे इंडिया पे राज करेगा. अगर करता तो सेम लैंग्वेज, सेम स्क्रिप्ट, सब कुछ होता. जैसे वी विल सी दैट व्हेन वी सी मॉडर्न इंडिया, व्हाट दैट आफ्टर अ पॉइंट व्हेन ब्रिटिश टेक्स ओवर द कंप्लीट यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया एज अ कंट्री, कंप्लीट यूनिफिकेशन. कि हाँ भाई, मैं भी ऐसे ही मैप बना के तब पढ़ाता हूँ कि पूरा का पूरा जब कंप्लीट कर लेता है तब हम देखते हैं कि चेन्नई में भी लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, कलकत्ता में भी अंग्रेजी बोल रहे हैं, दिल्ली में भी लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, सियालकोट रावलपिंडी से लेकर कराची में भी लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, बंबई में भी अंग्रेजी बोल रहे हैं. तब अपने को पता चल रहा है हाउ आर यू स्पीकिंग इन इंग्लिश. तो स्पीकिंग इन इंग्लिश मतलब वी आर बीइंग गवर्न्ड बाय ब्रिटेन. यू तो कलकत्ता वाले ने कभी कराची तो देखा नहीं होता है, तो कैसे डिकोड करता है यू ब्रिटिश वाई ब्रिटिश? तब पता चलता है कि इतना यूनिफिकेशन, तब ब्रिटिश एक लैंग्वेज बन के उभरता है. तब सारे लोग एकजुट होते हैं. संजोग ही ऐसा था कि ब्रिटिश उस टाइम पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन में भी सब कुछ सेम कर रहे थे कि भाई बंगाल प्रेसिडेंसी में सेम रखना, मद्रास प्रेसिडेंसी सेम, बॉम्बे प्रेसिडेंसी सेम. तो सारे प्रेसिडेंसीज में सेम तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो होने लग गया. तो कभी भी लोग एक दूसरे से मिलते थे जो आवेश में कि नहीं अपने को आजादी चाहिए, तो पूछते थे कि तू क्यों लड़ रहा है? बोलते थे यार आई एम अगेंस्ट द गवर्नर एंड आई डोंट इवन लाइक द गवर्नर जनरल. तो तेरा भी गवर्नर है? हाँ क्यों? तेरा? हाँ. गवर्नर जनरल मतलब? बोले तेरा गवर्नर जनरल कौन है? बोले मेरा कॉर्नवालिस. तेरा? कॉर्नवालिस. ओ भाई. तब धीरे धीरे पता चलता है कि वी बोथ बिलोंग अंडर द सेम गॉड. तब यूनिटी आता है. अपने देश में वो कभी भी नहीं आया पार्ट्स में. तो इसीलिए हमारा देश यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला देश है. इसीलिए सोसाइटियली वी आर अ डिफरेंट कंट्री, बट आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वैसे एक है ऐसा. तो ये एंशिएंट इंडिया का इंपॉर्टेंस है कि हमको पता चलता है कि हम अलग क्यों हैं. फॉर दैट मैटर हमको पता चलता है कि हम साथ क्यों हैं. कि अच्छा, दैट्स हाउ इट इज. व्हाई वी हैव लैंग्वेज डिफरेंसेस, कल्चर डिफरेंसेस, बुक डिफरेंसेस, स्क्रिप्ट डिफरेंसेस. एवरीबडी, जैसे कोई भी एक 14 जनवरी उत्तरायण, तो ज्योग्राफिकली हवा की दिशा बदलने की वजह से होता है. बट अगर यहीं पर ज्योग्राफिकल मैप बनाते हैं तो ये बिहू मनाते हैं, कोई संक्रांत मनाता है, मकर संक्रांति मनाता है, कोई पोंगल मनाता है, कोई लोहरी मनाता है. तो अल्टीमेटली सेम कंट्री, चेंज इन द
Festivals a little bit, but again united by the same date at least. Rituals, procedures, gods वो अलग हो सकता है. That is how we learn from ancient India ना, बहुत सारी चीजें. Fair? Okay. With that, somebody says sir. Okay. With that, on moral high grounds, we bring an end to ancient Indian history from our end. Fair? Thank you.